हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का एक जनरल आइडिया के लिए सबसे पहले हमें वर्ड इक्लिप्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो ये जो वर्ड है इक्लिप्स, इसका एक जनरल मीनिंग होता है ग्रहण लगना, ओवरशैडो कर लेना। दैट इज व्हाट इक्लिप्स इज। अब लॉ भी किस तरीके से यूज होगा ये हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So just be ready with your notebooks, your earplugs of course, and your pen or pencils, whatever you have. So जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी जो भी आपको उसमें से important points लगे काइंडली पेन डाउन, ठीक है, सो दैट आप जब उसे रिवाइज करें तो वो आपके लिए एक बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में आपके परफेक्ट नोट्स रेडी हो सके। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन एंड डिले लेट्स कम टू द टॉपिक। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब ये है, समझिए आराम से, कि जो लॉज हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे थे, मतलब 1950 से पहले बने थे जो लॉज हमारे, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने थे जो लॉज हमारे, अगर वो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है, उससे मैचेबल नहीं है, वो लॉज हमारे क्या हो जाएंगे? इनऑपरेटिव हो जाएंगे। इट मीन्स कि जो भी कानून या जो भी लॉ मेरा 1950 से पहले बना प्री कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, और वो मेरे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, वो उनसे मैच नहीं खाता या वो उन्हें वॉयलेट करता है एनी हाउ, उन लॉज को हम क्या बोलेंगे? इनऑपरेटिव। काइंडली मार्क माई वर्ड्स, वो लॉज हमारे डेड लॉज नहीं कहलाएंगे, ठीक है, वो लॉज हमारे क्या कहलाएंगे? इनऑपरेटिव। अब वो इनऑपरेटिव ही क्यों कहलाएंगे? बार बार मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रही हूँ इनऑपरेटिव पे? बिकॉज जब फर्दर कभी कोई अमेंडमेंट कंसिडर होती है या कोई अमेंडमेंट टेक प्लेस होती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में, और वो लॉ अब प्री कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो लॉज थे हमारे, अब वो फंडामेंटल राइट्स से अगर कंसिस्टेंट बैठते हैं, मैचेबल होते हैं, तो हम उन्हें एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इनऑपरेटिव लॉ, या आप बोल सकते हैं स्लीपी लॉज होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार हमने इन्हें इनऑपरेटिव बोल दिया तो अब हम इन्हें लाइफ टाइम में कभी रिवाइव नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज वाई मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि ये लॉ हमारे डेड लॉज नहीं होते, ये हमारा इनऑपरेटिव हो जाता है। फिर अगर मैं आपकी बुकिश लैंग्वेज में बात करूँ तो हम इन्हें क्या बोलते हैं कि डोरमेंट हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये स्लीपी हो गए हैं। गॉट इट? तो आई होप कि आप मेरी बात का मतलब समझ पाए हो। फिर भी मैं एक बार दोबारा क्लियर करती हूँ। ये वो लॉज की बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो कि हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बने, पर वो अभी फिलहाल हमारे एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट से एनी हाउ इनकंसिस्टेंट है, या उनसे मैच नहीं खाते हैं, या उन्हें वॉइड करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को। तो उन लॉज को हम डेड लॉज नहीं कहते, उन लॉज को हम इनऑपरेटिव बोलते हैं या डोरमेंट लॉज बोलते हैं। गॉट दैट? ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई एक मैं आपकी फर्दर नॉलेज के लिए यहाँ पे पॉइंट ऐड करूंगी कि कौन से लॉज हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहलाते हैं और कौन से हमारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहलाते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा आईपीसी हो गया, इंडियन पीनल कोड 1860, ये कौन सा लॉ हो गया हमारा? ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया 1872, क्या हो गया? ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अब आप आ जाइए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन लॉ हो गया 2002, तो ये क्या हो गया हमारा? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अभी हम किसकी बात करते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये एक सेंट्रल आइडिया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे लगता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? उन लॉज को ओवरशैडो कर लेना जो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होते हैं या उन्हें वॉइड करते हैं इन एनी फॉर्म, हम उन्हें ओवरशैडो कर लेते हैं और फॉर अ टाइम बिंग हम उन्हें इनऑपरेटिव कंसिडर करते हैं, हम उन्हें डोरमेंट कंसिडर करते हैं, मतलब स्लीपी लॉज कंसिडर करते हैं, सो दैट इन फर्दर फ्यूचर अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई और हमें लगा कि अब हम उन्हें ऑपरेटिव कर सकते हैं तो हम उन्हें रिवाइव कर सके। गॉट इट? अब हम इसका एक लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर बात करेंगे, एक केस लॉ डिस्कस करेंगे। सो योर केस लॉ इज भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। ये 1955 का केस लॉ है। इस केस लॉ में हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइड हुआ था। तो क्या हुआ था इस केस लॉ में, समझते हैं। तो इसमें एक हमारा ऐसा लॉ डिजाइन हुआ था जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास इंटायर पावर आ गई थी कि वो चाहे तो मोनोपोलाइज कर सके कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस को, ठीक है। सो वो एक्ट थी आपकी बेरान मोटर व्हीकल एक्ट 1947।
इस एक्ट को कुछ इस तरह बनाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इंटायर पावर आ जाए टू कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। बट ये जो लॉ था ये हमारे फंडामेंटल राइट के वायलेशन में था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के वायलेशन में था, तो इसलिए हमने इस लॉ को फॉर अ टाइमिंग इनऑपरेटिव कर दिया था, राइट। बट फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई जिसमें आपका आर्टिकल 19 में क्लॉज 6 डाला गया अमेंडमेंट के दौरान, फर्स्ट अमेंडमेंट में, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा ये एक्ट था ये ऑपरेटिव हो गया। जब हमारा आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट हुई एज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, ठीक है, क्लॉज 6 ऐड करा, तब हमने ऑथोराइज कर दिया कि कोई भी, नॉट कोई भी, कि गवर्नमेंट मोनोपोलाइज कर सकती है बिजनेस को। समझ आया। अब पहले क्या था, यही मोटर व्हीकल एक्ट जो था ये हमारा इनऑपरेटिव था क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करा था आर्टिकल 19 क्लॉज 1G को। बट जब हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ तो 19 में जब क्लॉज 6 इंसर्ट हो गया अमेंडमेंट के दौरान, तो हमारा वही लॉ जो था अब ऑपरेटिव हो गया। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की सिग्निफिकेंस, ये है इसका यूजेज कि हमने इसे कैसे यूज करा। कुछ लॉज ऐसे होते हैं बिल्कुल जो टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इसका कोई यूजेज नहीं है, कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं बनता, बट इन फर्दर फ्यूचर इसका कोई स्कोप हो सकता है। तो इसलिए हम उन पर्टिकुलर लॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आपका एक और केस है जो कि है आपका दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा था इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि भाई पहली बात तो हम सबको पता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो कहाँ लगेगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे लगेगा। और दीपचंद में इस केस में किसकी बात हो रही है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की, तो इसलिए ये यहाँ पे अप्लाइड ही नहीं हो सकता। और ये क्योंकि कॉन्ट्रावीन करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो हम इस पे बिल्कुल भी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को नहीं लगाएंगे और यहाँ पे ये लॉ कभी भी रिवाइव नहीं करा जा सकता। इसलिए हमने यहाँ पे इस केस में क्या कंसिडर करा, इसे वॉइड एबिनिशो, मतलब जो स्टार्टिंग से ही वॉइड था, जो स्टार्टिंग से ही जीरो वैल्यू कंटेन करता था, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये हुआ। वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हमारा कभी भी वॉइड एबिनिशो को कंसिडर नहीं करता, यहाँ पे हमारे लॉस अनफोर्सेबल हो जाते हैं, इनऑपरेटिव हो जाते हैं, वॉइड एबिनिशो नहीं होते, राइट। तभी तो हम उन्हें बाद में रिवाइव कर लेते हैं। पर जो दीपचंद का केस था यहाँ पे हमारा वॉइड एबिनिशो था, क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आपका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे नहीं लगता, इसलिए कल को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती भी है तब भी जो हमारा लॉ रहेगा दीपचंद के केस में आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, क्योंकि ये डील था, ये कभी भी रिवाइव नहीं हो सकता। गॉट इट? आई होप कि आप लोग को मेरा पॉइंट क्लियर होगा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स काफ़ी क्लियर होगा। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। आप वहाँ पे जाके उस लिंक में नोट्स अवेल कर सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के, ठीक है। और यस, like every time in the end of the video I keep on saying like अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, just drop your doubt, your question in the comment section. I will definitely answer that. And yeah, thank you for listening me.